हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 8th क्लास में साइंस का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम कंजर्वेशन को समझते हैं। व्हाट इज़ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब होता है हम किसी चीज़ को सुरक्षित करें, संरक्षित करें, यानी उसकी प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाए। तो चैप्टर का नाम जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें बताया गया है प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह कंजर्व किया जाता है। आपने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड था। फॉरेस्ट में बताया गया था कैसे जानवर रहते हैं या उनके जो भी फूड मटेरियल थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आपने जब 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्वेशन के बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले एक हेडिंग आती है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों के कट जाने से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं एनिमल्स पर, तो उनके बारे में बताया गया है। ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी आपकी जो अर्थ है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी देखने को मिलती है। दीज आर असेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स अगर नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और एनिमल्स अगर नहीं होंगे तो उनको खाने पीने एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल है वो ठीक से चल नहीं पाएगा। टुडे मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन। लेकिन आज की तारीख में जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता जा रहा है उसने इन जंगलों को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत बड़ी वैरायटी ख़त्म हो गई। यानी जंगलों के ख़त्म होने से प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी ख़त्म हो गई। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। यानी हमने जंगलों को ख़त्म किया और उनकी जगह हमने दूसरे अपने फ़ायदे के चीज़ों को डेवलप किया, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, या हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगा दी जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मैंशन बिलो। यानी पेड़ों को क्यों काटा गया इसके बारे में बताया गया है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के लिए जगह को बनाना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, घरों को बनाना, फैक्ट्रीज़ को लगाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, यानी जंगलों को काटा गया और उस लकड़ी से फर्नीचर बनाए गए और लकड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया गया। सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्राउट। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर भी हुए जिससे कि जंगल ख़त्म हुए, जंगलों में अचानक आग लग जाना या सूखा हो जाना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जंगल नष्ट भी हुए, बाढ़ का आ जाना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई जिसकी वजह से जंगल ख़त्म हुए। जब जंगल ख़त्म हुए तो हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ ख़त्म हो गए। अब ख़त्म तो हो गए, लेकिन इसका फिर नुकसान क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी क्या रिज़ल्ट हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जब पेड़ों की वैरायटी यानी जंगलों का जो संख्या है वो कम होती चली गई तो आपके आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगा, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, यानी अर्थ पर CO2 के जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी आपके एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया। ये सारी समस्याएं हम फेस करने लगे। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease। और ज़मीन की जो fertility थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and drought। और इन सब के होने के साथ साथ और भी परेशानियां हमने फेस करी, जैसे कि फ्लड का आ जाना, ड्राउट हो जाना, बाढ़ बहुत ज़्यादा आने लगी, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। तो जंगल क्या थे, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन वो धीरे धीरे मैन मेड एक्टिविटी या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म हुए, जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पेड़ों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। फेवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड बाय अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर।
अब पेड़ों के लिए तो ये ज़रूरी था, लेकिन इतनी अत्यधिक मात्रा में और प्लांट्स हमने ख़त्म कर दिए तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की में जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप होने लगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानने लगे। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी डेजर्टिफिकेशन। व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन? सबसे पहले डेजर्ट मतलब समझते हैं रेगिस्तान, फिकेशन यानी धीरे धीरे रेगिस्तान का बढ़ता चले जाना। तो जब हमने जंगल काट दिए, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो क्या हुआ, वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया था वो बैरन होने लगा और वहाँ की जो मिट्टी है वो खड़ने लगी। अब ये धीरे धीरे मिट्टी हवाओं के माध्यम से उड़कर एक बड़े एरिया की तरफ कवर करती है। यानी जंगलों के कटने से क्या हुआ, जो आपका एरिया था वो धीरे धीरे डेज़र्ट में बदलने लगा। वहाँ पर मिट्टी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो रूट्स की होती है, जब जंगल ही नहीं रहे, पेड़ ही नहीं रहे, तो वो कम होती चली गई, जिसकी वजह से जो एरिया था वो डेज़र्ट में कन्वर्ट होता चला गया। दूसरा क्या लॉस हुआ, वहाँ पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी उस सॉइल में वो धीरे धीरे कम हो गई, वहाँ का वाटर लेवल कम होता चला गया ग्राउंड में। सो देयर आर फ्लड्स, द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर also change because of the deforestation। यानी उस पर्टिकुलर एरिया में डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो डेजर्टिफिकेशन हुआ, वहाँ पर वाटर की जो कैपेसिटी थी सॉइल में, ग्राउंड में, वो कम होती चली गई। साथ में वहाँ पर जो सॉइल में न्यूट्रिएंट थे वो कम हो गए, सॉइल का जो टेक्सचर था वो ख़राब हो गया। यानी एक कारण की वजह से, जंगलों के हटने की वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का कंजर्वेशन करना है और जंगलों में रहने वाली प्रजातियाँ, वाइल्ड लाइफ जो है, उनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है वो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच support life। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of the organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। यानी हमारे जो जंगल हैं, इन जंगलों में जो जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं उनका आपस में एक इंटर रिलेशनशिप कनेक्शन होता है और उसकी वजह से उनका कनेक्शन इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। अगर हम पेड़ों की संख्या कम करेंगे तो जानवरों की संख्या अपने आप कम होने लगेगी, और जानवर अगर वहाँ पर ज़्यादा ख़त्म होने लगेंगे तो जो छोटे जीव हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, जिससे कि पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होती है। यानी इन सब का संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। और जो फॉरेस्ट हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ना तो प्लांट्स अच्छी वैरायटी के हम देख पाएंगे, ना एनिमल्स होंगे, क्योंकि जो जिस पर सर्वाइव करता है उसके लिए वो मटेरियल ही नहीं है, वो सामान ही नहीं है, तो वो कैसे जीवित रहेगा। एक और आपको पैराग्राफ समझाती हूँ। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा का मतलब होता है आपके प्लांट से, फोना का मतलब होता है एनिमल से, एंड देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब वो जहाँ पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर्स, यानी जो एरिया प्रोटेक्टेड किए जाते हैं और जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें कुछ नामों से जानते हैं हम। सेंचुरीज़ के नाम से जानते हैं, नेशनल पार्क्स के नाम से, और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन marked plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching and prohibited there। यानी इन एरिया में इन सारी चीज़ों पर बैन कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो शिकार है वो नहीं होगा, यहाँ पर कोई खेती का कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ पर जो आपके जानवर हैं उन्हें चराया नहीं जाएगा, पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़ में बैन कर दी जाती हैं, जिससे कि इन्हें कंजर्व किया जा सके, यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। यानी ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। तो इनके जो नाम हैं, सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट, यानी यहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है उनके उस इन्वायरमेंट को बिना किसी डिस्टर्बेंस के, यानी जैसे इन्वायरमेंट में वो रहना चाहते हैं वो वाला इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाए और उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना किया जाए। सेकंड नंबर पे नेशनल पार्क्स, इनके बारे में आपने इनके नाम भी सुने होंगे, जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह। एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये वह एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ्स को फ्रीली पूरी तरह से उन्हें फ्रीडम दी जाती है। वो जैसे हैबिटेट में रहते हैं वैसा एनवायरनमेंट उनको क्रिएट करके रखा जाता है जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सके और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। बायोस्फीयर रिजर्व्स, लार्ज एरिया, यानी ये सबसे बड़ा एरिया है, सेंचुरी से भी, नेशनल पार्क से भी। large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animals, resources and traditional life of the tribals living in the area, यानी यहाँ पर वो सारी जीवित प्रजातियाँ जो कि आराम से रह सके, काफ़ी बड़े एरिया में उन्हें कंज़र्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, और उनके अकॉर्डिंग का जो हैबिटेट डेवलप किया जाता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है।